विनोद एक व्यापारी है जो कि लाल मिर्चियों का व्यापार करता है, पर वो एक लालची किस्म का आदमी है और हमेशा लालच करने की ही सोचता है। विनोद अपने थैले में बहुत सारी मिर्चियां भरता है और घर से मिर्चियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। पहले रामू गल्ले वाले के पास जाऊंगा आज। बहुत दिन हो गए हैं मैं उसकी दुकान पर नहीं गया। विनोद रामू की दुकान पर जाता है। कैसे हो रामू भाई? बहुत दिन हो गए हैं, आपसे मिला नहीं था। सोचा मिल लूं, इसी बहाने कुछ मिर्चियां भी बिक जाएंगी। मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? जब से तुमने आना बंद किया, मैंने किसी और व्यापारी से मिर्चियां खरीदनी शुरू कर दी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब से तुम मुझसे ही मिर्चियां खरीदना। बताओ कितने किलो मिर्ची चाहिए? अभी तो फिलहाल 3 किलो दे दो, बाकी जैसा चाहिए होगा मैं आपसे लेता रहूंगा। अरे क्या रामू भाई, सिर्फ 3 किलो मिर्ची खरीद रहे हो आप? इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 5 किलो तो ले लीजिए। नहीं नहीं, उतनी नहीं चाहिए। फिलहाल बरसात का मौसम है, बारिश में कोहरे के कारण मिर्चियां खराब होने लगती हैं। विनोद रामू के लिए 3 किलो मिर्चियां तो तौलता है, पर देने से पहले वो 1 किलो मिर्ची निकाल देता है। ये लो भाई, आपकी 3 किलो मिर्चियां। रामू गल्ले वाले को बेवकूफ बनाने के बाद विनोद दूसरी दुकान वालों के पास लाल मिर्चियां बेचने के लिए चला जाता है। लाल मिर्ची वाला आया, ले लो, बहुत स्वादिष्ट और तीखी मिर्चियां हैं। भाई साहब, आप लाल मिर्चियां कैसे दे रहे हैं? 300 रुपए किलो है बहन जी। आप इनके दाम पर मत जाइए, ऐसी मिर्चियां आपको पूरे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। विनोद लाल मिर्ची वाला नाम है मेरा। अच्छा, तो आप ही हो लाल मिर्ची वाले विनोद। बहुत सुना है आपकी मिर्चियों के बारे में। ऐसा कीजिए, मुझे 2 किलो मिर्ची दे दीजिए। मेरी बेटी की शादी है, तो मुझे मिर्चियां तो लगेंगी ही खाना बनाने के लिए। ये की ना अपने पते वाली बात। मैं तो कहता हूँ कि आप 1 आध किलो और ले लीजिए। अच्छी मिर्चियां हैं, आपके काम ही आएंगी। नहीं नहीं विनोद जी, 2 किलो मिर्चियां काफी होंगी मेरे लिए। आप 2 किलो ही तोल दीजिए। ये क्या भाई साहब, बिना तोले कैसे पता चलेगा कि ये 2 किलो है भी या नहीं? मैं आज का व्यापारी नहीं हूँ बहन जी, बहुत सालों से इस व्यापार में हूँ। भले ही तराजू में तौली हुई चीज ऊपर से नीचे हो सकती है, पर मेरे हाथों का अंदाजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। उस औरत को ये मिर्चियां 2 किलो से कहीं ज्यादा कम लग रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो ये मिर्चियां पूरी 2 किलो ही होंगी। वो यहाँ से मिर्चियों को लेकर सब्जी वाले के दुकान पर जाती है और उसको मिर्चियों को तौलने के लिए कहती है। क्या आप जरा इन मिर्चियों को तौल देंगे भाई साहब? सब्जी वाला अपने तराजू में मिर्चियों को तौलता है। ये तो बहन जी 1 किलो से भी कम है, देख लीजिए। इसका मतलब उस मिर्ची के व्यापारी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। भगवान करे उसकी मिर्चियां उस पर ही भारी पड़ जाए और वो अपनी ही मिर्चियों से इतना परेशान हो जाए कि उसका पूरा लालच खत्म हो जाए। दूसरी तरफ विनोद अपने लालच के चलते लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा मिर्चियां बताकर कम मिर्चियां दे रहा था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे और सभी ने विनोद को बद्दुआएं दी कि वो अपनी ही मिर्चियों से परेशान हो जाए। आज तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। काश अगर मेरे पास कुछ और मिर्चियां होती तो मैं कुछ और लोगों को मिर्चियां बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेता। विनोद सारी मिर्चियां बेचकर अपने घर चला जाता है और थके होने की वजह से वो अपनी बेटी से पानी लाने के लिए कहता है। बेटी, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी ले आओ। विनोद की बेटी उसके लिए पानी लेकर आती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है उसे वो पानी बहुत ज्यादा तीखा लगता है।
मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, मिर्ची वाला पानी लाने के लिए नहीं। पापा, मैं तो बाल्टी में से ही ठंडा पानी लेकर आई थी, पता नहीं उसमें मिर्ची कहाँ से आ गई। घर में मिर्ची का व्यापारी है तो मिर्चियां तो बिखरी ही होंगी ना। गिलास को साफ करके लाना चाहिए था। मेरा पूरा मुंह जलने लग गया। विनोद किचन में जाकर उस पानी को फेंक देता है और उस गिलास को साफ से धोकर फिर से बाल्टी से पानी निकालता है। पर जैसे ही विनोद पानी पीने लगता है और पानी उसके मुंह में जाते ही उसका मुंह जलने लगता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गिलास को अच्छे से साफ किया था, ये मिर्चियां अचानक से कहां से आ गई? विनोद बिना पानी पिए ही सिसकियां लेते हुए अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है। वो वहां जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है, पर कुछ देर लेटने के बाद उसके शरीर पर जलन होने लगती है। ये मेरी पीठ पर जलन क्यों हो रही है? लगता है बिस्तर पर मिर्चियां पड़ी हुई थी और मैं बिना देखे ही लेट गया। विनोद उठता है और अपने बिस्तर को अच्छे से साफ करता है और अपने बिस्तर पर एक नई चादर बिछा देता है। अब तो नई चादर भी चढ़ा दी है, अब तो जलन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही विनोद बिस्तर पर लेटता है, उसके पूरे शरीर पर तेजी से जलन होने लगती है। वो फिर से खड़ा होता है और अपने आप को खुजाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मेरा सारा बदन जलने लगा है। ये इतनी सारी मिर्चियां कहां से आ रही हैं? और वो देखता है कि उसके छत से भी मिर्ची ही गिर रही है। ये क्या हो रहा है? आज पूरा घर मिर्चियों से कैसे भर गया? ऐसा लगता है मेरे घर को किसी का श्राप लग गया है। जाकर पता करना होगा। विनोद इस श्राप के बारे में पता करने के लिए एक मंदिर में जाता है और पुजारी जी से इस बारे में पूछता है। पुजारी जी, मेरे पूरे घर में मिर्चियां फैल गई हैं और मैं जहां भी जाता हूं वहां मिर्चियां ही मिर्चियां आ जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मुझ पर यह श्राप कहां से आ गया? बेटा, मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो ये बता सकूं कि तुम पर ये विपत्ति कहां से आ गई, पर हाँ, जरूर तुमने किसी के साथ कुछ छल कपट किया होगा, इसीलिए तुम ये सजा भुगत रहे हो। मैं तो मिर्चियों का व्यापारी हूँ, मैं कैसे किसी के साथ छल कपट कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी किसी के साथ ऐसा किया है कि उसको ज्यादा बताकर कम मिर्चियां दी हो? पुजारी जी समझ जाते हैं कि विनोद ने अपने ही काम में लोगों के साथ छल कपट किया है। वो उसको सभी लोगों से माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसके कारण लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करने के लिए कहते हैं। बेटा, तुम्हें खुद ही पता होगा कि तुमने अपने लालच के चलते किस किस का नुकसान किया है। जाकर अपनी गलती सुधार लो, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। विनोद पुजारी जी की बात को समझ जाता है। वो मंदिर से निकलता है और अपने घर जाकर अपने थैले में मिर्चियां भरता है और उन सब लोगों को जाकर मिर्चियां देता है जिस जिस को उसने किलो के हिसाब से कम मिर्चियां दी थी। ये लो रामू भैया, मिर्चियां ले लो। मैंने कई बार आपसे पूरे पैसे लिए हैं और आपको कम मिर्चियां दी हैं। विनोद रामू को मिर्चियां देने के बाद उस औरत को ढूंढने निकल जाता है जिसको उसने 2 किलो के बजाय 1 किलो से भी कम मिर्ची दी थी। वो बाजार की तरफ जाता है, तभी उसको वो औरत एक फल वाले के ठेले के पास खड़ी दिखाई देती है। विनोद उसको आवाज लगाता है। अरे बहन जी, अरे बहन जी, सुनिए, मैं वही मिर्चियों का व्यापारी हूँ जिससे आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मिर्चियां ली थी। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। तुम जैसे धोखेबाज और लालची इंसान को कोई कैसे भूल सकता है भला? मुझे पता है बहन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, पर मैं आज यहाँ अपनी गलती सुधारने आया हूँ। ये लो, ये मिर्चियां रख लो। उस दिन मैंने तुम्हें कम मिर्चियां दी थी ना। विनोद उस औरत को सारी मिर्चियां दे देता है और अब धीरे धीरे उसकी जलन कम होती है।
पुजारी जी ने ठीक कहा था कि अगर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा तो खुद ही इस समस्या से बाहर निकल सकता हूँ। और वो अब से लालच करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। साथ ही वो अपना ये वाला किस्सा अपनी बेटी को भी सुनाता है और उसको भी लालच से दूर रहने के लिए कहता है। सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने के कारण छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनका बचा खुचा सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं अब और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है। कृपा करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक गांव दिखाई पड़ रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। वहां जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल ना होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक पेड़ नजर आ रहा है, हमें वहां रुक जाना चाहिए। वहां रुककर बचा खुचा खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस गांव से ठीक थोड़ी सी ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस। अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारे प्राण संकट में ना पड़ जाएं। तुम चिंता ना करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहां पर थोड़ा विश्राम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहां पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहां पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहां कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सबने बस ईंटें ही लाकर रखी है। किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो अब खाना भी ना खाएं क्या? इतना कर दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से मैं निकाल देता। अरे जब इतना ताव है तो किसी और को क्यों नहीं काम पर रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करता। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहें तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं काम बड़े ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा। कृपा करें। लगता है नया बंदर मिल गया। ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन कामचोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ, क्यों नहीं? तुम चाहो तो अभी इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बड़ी कृपा होगी मालिक, बस आप रहने खाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। सिर्फ एक ही सिफारिश है आपसे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं। देखो, उन्होंने हमें इतना संभाल दिया। हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी।
और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने 1 महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहाँ कहा था कि पैसे दूंगा? मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है। आपने हमें धोखा दिया है। कृपा करें और हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और उस झोपड़े को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर हैं, उसे मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें उस झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद हमारी किस्मत बहुत खराब है। हमने क्या पाप किया है भगवान जाने। हमें ये सजा क्यों मिल रही है? जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो न खाने को खाना है, न रहने की कोई जगह है। कुछ दूर और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बड़े से चील के बच्चे को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो पुण्य कर ले हम। हट जा, हट, हट। गोपाल उन सुअरों को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की सहायता की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम न होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊं बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ये लो, ये उपहार मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपनी शक्तियों के माध्यम से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर, इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और अपनी मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल के जीवन में मानो खुशियां आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि विशाल था। देखते ही देखते गोपाल ने वहां पर अपना कारोबार भी स्थापित कर लिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना, सबकी मदद करनी चाहिए। जो प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस कपटी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा व्यापार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मैं, मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर का। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो, इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहां हमला करने जाते हैं,
वहां एक मायावी चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़े हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने से ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आंखों को निकालते हैं। मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल अन्य मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हक की कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ